Hello, future officers. Welcome to Decoded once again. I hope all of you are doing very well. Your studies must be going great. So आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं रीजनिंग का जिसका नाम है सेट वेन डायग्राम एंड नेटवर्क डायग्राम। इसके अंदर से यूपीएससी में एवरी ईयर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको 5 मार्क्स का एज दे सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वन। ओके, हमने इसको ना इलस्ट्रेशंस ली हैं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए और पीवाईक्यूज का सहारा लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की। सेट्स क्या है? सेट्स कुछ नहीं होता, कोई भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है, तो सेम टाइप की है। मतलब जैसे कि आप मानिए कि जैसे रेड पेंसिल्स का ग्रुप हो गया, एक रेड पेंसिल्स का ग्रुप हो गया, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक ऐसे ले सकते हैं कि ये सेट है। एक की जो सेट ए है वो रिप्रेजेंट करता है रेड पेंसिल्स का ग्रुप। सिमिलरली अगर आप बात करो कि आपके पास वाइट शॉर्पनर्स का ग्रुप है एक, ठीक है, वाइट शॉर्पनर्स की कलेक्शन है, तो उसको आप सेट सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सेट सी को हम कहेंगे कि ये वाइट शॉर्पनर्स का कलेक्शन है। तो उस सेट के अंदर क्या लाई करेगा? उस सेट के अंदर जैसे सेट ए की बात करोगे फिर से, तो सेट ए में लाई करता है आपका रेड पेंसिल का ग्रुप, और सेट सी में लाई कर रहा था क्या? आपका व्हाइट शार्पनेस का ग्रुप। अब बात करते हैं, समझ लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में हम मानते हैं कि जितने भी हस्बैंड्स हैं ना दुनिया में, वो सेट ए के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप सेट ए को डिनोट करोगे तो आप सारे हस्बैंड्स की बात कर रहे हो। फिर आप जितने भी डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड में, वो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, रियलिटी में पॉसिबल क्या पता हो या ना हो, ठीक है। तो सेट बी के अंदर सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो अगर आप सेट बी के बारे में बात करोगे तो आप रिप्रेजेंट करोगे सारे डॉक्टर्स को। तो आप जो है हर एक सेट को ना एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वो एक कंप्लीट चीज है। वो जो हस्बैंड्स हैं सारे, वो एक कंप्लीट सेट है अपने आप में, वो कंप्लीट 100% है। कि सेट ए जो है वो 100% हस्बैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, और सेट बी 100% डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि कुछ हस्बैंड उसमें से डॉक्टर हैं, तो वो बीच का हो जाएगा ना, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो जो भी ये इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अब हमने आपने सेट ए को रिप्रेजेंट कर दिया एक रेड सर्कल से जो सारे हस्बैंड जिसमें इंक्लूडेड हैं, और सेट बी को रिप्रेजेंट कर दिया ब्लू से जिसके अंदर सारे डॉक्टर इंक्लूडेड हैं। अब एक ऐसा केस बन रहा है कि जिसमें जो हस्बैंड है वो डॉक्टर भी हैं, तो यहाँ पर वो इंटरसेक्शन में लाई करेंगे, क्योंकि वो जो लोग हैं यहाँ वाले, वो डॉक्टर भी हैं और हस्बैंड भी हैं। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ भी एग्जाम्पल की फॉर्म में लीजिए कि एक सेट है कोई भी जो बताता है कि ये कुछ लोग हैं जिनको वनीला आइसक्रीम पसंद है, हमें नहीं पता वो कितने लोग हैं। फिर सेट एक बी है जो बताता है कि कुछ ये लोग हैं जिनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। फिर एक सेट सी है जो बताता है कि कुछ लोग हैं जिनको कोकोनट टेंडर आइसक्रीम पसंद है। ठीक है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों वनीला और चॉकलेट भी पसंद हो सकती हैं, या दोनों कोकोनट टेंडर और चॉकलेट पसंद हो सकती है, या कोकोनट टेंडर और वनीला दोनों पसंद हो सकती हैं, या फिर ये तीनों पसंद हो सकती हैं, वनीला भी, चॉकलेट भी और कोकोनट टेंडर भी। तो इस चीज को अगर आप जब रिप्रेजेंट करते हो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, तो उसको वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे आप सेट ए जो है वो अपने आप में कंप्लीट सेट था वनीला का, तो उसको एक सर्कल रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। जो चॉकलेट वाला था वो अपने आप में एक सेट था पूरा कंप्लीट सर्कल का, तो उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे जो सेट सी था कोकोनट टेंडर वाला, वो अपने आप में एक 100% कंप्लीट सेट है, तो उसको सर्कल से ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसके अंदर आप जो ए को देखोगे, अगर ए वाले पार्ट को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिनको वनीला और चॉकलेट दोनों पसंद है। अब जब आप बी पर आओगे तो आप देखोगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला पार्ट जिसमें लोगों को वनीला और कोकोनट टेंडर, वनीला और कोकोनट टेंडर दोनों पसंद है। ठीक है, वनीला और कोकोनट टेंडर। सिमिलरली अगर आप इधर डी को देखोगे, तो इसके अंदर वो वाली चीजें हैं जिसमें चॉकलेट और कोकोनट टेंडर दोनों पसंद है। और अगर आप सी की तरफ नजर ले जाओगे, सेंटर के अंदर जो सी बना हुआ है, वो सी रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको तीनों पसंद आइसक्रीम है, तीनों आइसक्रीमें पसंद है, वनीला भी, चॉकलेट भी और कोकोनट टेंडर भी। अब इतना तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अगर पर मुझे ऐसे बात करनी है कि भाई मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको आप कह लो कि जिन्हें सिर्फ या तो जिनको सिर्फ वनीला पसंद हो, तो वो क्या होंगे? एक्स हो जाएंगे, ये वाले। जो ये वाला पोर्शन है मेरे पास सिर्फ यहाँ का। जिनको सिर्फ चॉकलेट पसंद है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो ये लोग हो जाएंगे यहाँ के। जिनको सिर्फ कोकोनट टेंडर पसंद है, वो जेड हो जाएंगे, यहाँ के लोग। ठीक है।
तो आपका ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए, आपका वनीला प्लस चॉकलेट, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वनीला प्लस कोकोनट टेंडर, सी टी लिख दो उसे। आपका सी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल थ्री, ठीक है ना, और आपका डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे चॉकलेट का सी प्लस कोकोनट टेंडर, ठीक है, और आपका एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली वनीला, जिनको सिर्फ वनीला ही पसंद है, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली चॉकलेट, और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली कोकोनट टेंडर यानी कि सीटी। अब देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें इन एक्स वाई जेड ए बी सी डी की जगह वैल्यूज दी होंगी या परसेंटेज दिया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा आपके पास उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो है, ये ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, इनकी जगह क्या दिया होगा, या तो परसेंटेज या कोई नंबर दिया होगा कि वनीला जिनको पसंद है वो नंबर है 100, जिनको चॉकलेट पसंद है वो है 1000, ऐसे ऐसे मतलब दिया होगा एग्जाम्पल की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए इसके इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसके पी वाई क्यूज को देखेंगे, और फिर आपके लिए ये कंसेप्ट बड़ा आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आपके पास दिया है कि एक एग्जामिनेशन में 43% ने पास किया मैथमेटिक्स में, 52% पास इन फिजिक्स, 52% पास इन केमिस्ट्री, ओनली 8% स्टूडेंट पास इन ऑल थ्री, ठीक है। अब आप फिर सर्कल बना लो, इसका मतलब कुछ नहीं करना, वही वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट है यहाँ पे आपके पास, कि ये था आपके पास किसका, जो है आप देख लीजिए, तो आप इसके अंदर इसको मान लीजिए, समझ लीजिए मैथमेटिक्स था, ठीक है। ये आपके पास था क्या, यहाँ पर फिजिक्स से पी लिख लीजिए और केमिस्ट्री से सी लिख लीजिए। अब ये कह रहा है कि ओनली 8% पास इन ऑल थ्री, तो जो सारे के सारे पास हो रहा है वही बीच का एरिया होगा ना ये वाला, तो वो 8% है आपके पास, कितना है 8%, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, आप समझ पा रहे हैं आई होप, या इसको थोड़ा और एनलार्ज करके बनाते हैं, हल्का सा एनलार्ज करके बना लेते हैं इसको, फिर आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको बोला गया है, जो भी बोला गया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये आपके कुछ लोग थे मैथ्स वाले लोग, ये आपके हो गए फिजिक्स वाले लोग, और ये आपके हो गए केमिस्ट्री वाले लोग, ठीक है। तो आपके जो मैथ्स में पास हुए हैं वो है 43%, यहाँ तक अभी तक हमें इतना ही पता है। फिर आपके फिजिक्स में पास हुए हैं 52%, और आपके केमिस्ट्री में भी 52%। आप मैथ्स को एम मान लीजिए, फिजिक्स को पी मान लीजिए और केमिस्ट्री को सी। अब आगे बोलता है ओनली 8% स्टूडेंट पास इन ऑल थ्री। मैंने आपको बताया था जिनको ऑल थ्री पसंद है वो बीच में सेंटर में आ रहा है ना, यहाँ पे सी वाला जो है, सी वाला पार्ट है जो ऊपर में देखा था, तो यहाँ पर ये 8% है, तो ये दिया हुआ है, तो 8% हो गया ये, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। 14% पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स, जो 14% मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हो रहे हैं, तो मतलब ये वाला एरिया टोटल हो जाएगा, जो आपका ये हाईलाइटेड एरिया मैं कर रहा हूं, ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों का मिला के है, और ये 14% है, ठीक है। तो इसमें 8% भी तो इंक्लूड हो रहा है ना, वो जिसमें तीनों पास हो रहे हैं, तो आप 14 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास 6% एरिया आ जाएगा यहाँ का, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स वाले हैं, सिर्फ और मैथ्स और फिजिक्स, ओनली मैथ्स और फिजिक्स, उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा केमिस्ट्री वाला फिर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एंड 21% पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और मैथ्स और केमिस्ट्री में जो पास कर रहे हो 21% है, तो वो कौन सा एरिया है, मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन जो ये है, जहां पर ये पेन चल रहा है ना, वहां देखो कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको एक बारी, देखो जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों को इंक्लूड कर रहा है ना, वो एरिया ये वाला है, ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों का। और आपका जो ये आपका मैथ्स और फिजिक्स वाली है रेड कलर से, ठीक है, फिर आपका एक और आएगा, तो आप उसको ग्रीन से डिनोट कर सकते हो यहाँ पर, तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा और इसको आप बोल्ड कर लेते हैं हल्का सा, तो और ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ये एरिया आपके पास, ठीक है, और ये ब्लू से आपका ये एरिया हो गया, ठीक है, और ये रेड से आपका ये एरिया हो गया। अब मेरे को लगता है क्लियर होगा आपको काफ़ी ज़्यादा। अब आगे की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जोर लगाएंगे हल्का स्टार्टिंग में, फिर बाकी तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा आगे कि 21% पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाला जो है एरिया वो ब्लू है, तो 21 है, पर उसमें फिजिक्स भी तो इंक्लूडेड है ना, जो 8% तीनों में कॉमन आता है, 21 में से 8 माइनस करना होगा आपको,
तो आपके पास आ जाएगा 13%, ये एरिया है यहाँ का। अब अगला है कि 20% पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये है ग्रीन एरिया, जिसमें 21% आपके टोटल पास होने, इसमें 8% वो भी तो इंक्लूडेड है ना, पर जो मैथ्स भी आ रहा होगा, तो उसमें 20 में से 8 माइनस करो, आपके 12% आ गया आपके पास। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आपको एक चीज पता है यहां पर कि जो टोटल मैथ्स है वो 43 है, तो सिर्फ मैथ्स वाला अगर निकालना है तो उसमें से 6, 8 और 13 माइनस कर दूंगा और टोटल सिर्फ मैथ्स वाला नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, ओनली मैथ्स का आ जाएगा वहां पर कि नहीं? अगर मैं ये 43 में से माइनस कर देता हूं यहां पर ये 6% और ये 8% और 13%, तो आपका सिर्फ मैथ्स वाला आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा आपका 43 माइनस 20, ये 6 और 8 कितना हो गया 14, और 13 27% माइनस कर दीजिए, 43 माइनस 27, तो ये आपका आ गया 16%। तो सिर्फ जिनको मैथ्स पास हुए, जो सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए हैं, वो 16% आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली सिर्फ फिजिक्स का निकाल लो, क्या करना होगा, 52 में से आपको माइनस करना होगा 6% माइनस 8% माइनस 12%, तो ये आपका 52 माइनस करना होगा आपको, ये किसका है, सिर्फ फिजिक्स का। ठीक है, तो ये आपको करना है 52 माइनस 26, ऐड करोगे तो ये 20 प्लस 6, 26 इज इक्वल टू यहाँ 26%, तो जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं वो 26% है। और सिर्फ केमिस्ट्री के निकाल लो ऐसी, 52 में से आप माइनस कर लो क्या 13 माइनस 8 माइनस 12, तो ये आपको हो जाएगा 52 माइनस आपका 33, तो ये आपका आ जाएगा 19%। तो सिर्फ जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं वो 19% है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने इसको सॉल्व कर लिया, पहले सॉल्व कर लो वहीं पे सारा का सारा, फिर क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स ओनली, आपने देख लिया था। अब आगे चलते हैं, पहले पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम इज 200, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 200 हैं। Let P set P, C and D denote math students who pass physics, chemistry and math respectively. Then how many students pass in mathematics only? ठीक है, अब मैथ्स में कितने हैं टोटल, सिर्फ जो पास हैं 16%, और किसके 16% होंगे, टोटल स्टूडेंट्स के, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200, कर लो यहाँ पर 16% ऑफ 200, आपको बताया हुआ है किसी के साथ परसेंटेज लगा है तो उसके नीचे 100 कर दो ऐसे, और उससे मल्टीप्लाई कर दो जिसका ही परसेंटेज निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 16 टू 32, तो 32 आपके आंसर आ गया मैथ्स वाले। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथ्स ओनली टू स्टूडेंट पासिंग इन केमिस्ट्री ओनली। अब मैथ्स ओनली तो आपने निकाल लिया 32 है, अब केमिस्ट्री ओनली के लिए क्या है, केमिस्ट्री का ओनली कितना था 19%, तो 19 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, तो ये आ गया आपका 32 अपॉन क्या आ जाएगा 19 टू जा कितना आएगा बताइए, 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 कितना आता है, 218, 38, तो ये 38 आ जाएगा, तो ये आपका सीधा सीधा हो गया 16 बाय आपका 19, तो ये आपका सी आंसर हो गया है यहाँ पर। इस थर्ड को आप छोड़ दो, ये हमें नहीं करना है, थर्ड को छोड़ दीजिए आप। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है फोर्थ पर, थर्ड को कैंसिल कर दो, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है हमने। अ स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास इन द एग्जाम ओनली इफ ही और शी क्लियर्स इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 में तो पास हो ही, तभी उसको पास कैटेगराइज किया जाएगा। तो ओनली वाले सारे हटा दो, जो ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ्स और ओनली केमिस्ट्री वो हट जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 में, तो एटलीस्ट 2 में कौन कौन से हो जाएंगे, 13% वाले प्लस 6% वाले यहाँ से, फिर 12% वाले, और फिर आपके 8% वाले। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों में पास है ना, ये 6% वाले फिजिक्स और मैथ्स में पास है, ये 13% वाले मैथ्स और केमिस्ट्री में पास है, ये 12% वाले आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है, ये 8% वाले तीनों में पास है। एटलीस्ट 2 में पास होना चाहिए ना पास होने के लिए, तो आप इन सबको ऐड कर दो जितने भी ये थे आपके, तो ये आपका जितना कितना आएगा 39 आ जाएगा शायद, है ना, ये 13 प्लस 6 इसका आपका आ जाएगा 19 प्लस 20, ये आ जाएगा 39%। किसका 39%, 39% ऑफ 200, तो इंटू ये आप कर दो 0 0, 39 इंटू 2, 2 9 18, 6 7 7 78, डी आंसर आ गया आपका। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे ही सारे और क्वेश्चंस हैं आगे के, बड़े आसान हैं, आप पढ़ते जाइए और पहले ही सॉल्व, ऊपर जो डायग्राम बनाते हैं उसमें सॉल्व कर लो पहले ही। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये जो हमने क्वेश्चंस हैं ये हमने अरुण शर्मा की जो बुक है लॉजिकल रीजनिंग की उससे इंस्पायर होकर बनाए हैं। तो हम अरुण शर्मा को थैंक्स करना चाहेंगे, उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन बनाए जिससे आपको हेल्प मिल रही है सी सेट क्लियर करने के लिए। क्योंकि यूपीएससी भी इसी बुक से क्वेश्चन बनाता है, बस वैल्यू चेंज करता है, या फिर जो कैट पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं उससे उठाता है क्वेश्चन और वैल्यू चेंज करता है सेम के सेम। तो इसीलिए हमने इस बुक में से उठाया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। In a mind work club, all the members participate either in tambola or feat. 320 participate in feat, 350 participate in tambola and 220 participate in both. How many members does the club have? ठीक है, अब आपने वही करना है सेम का सेम। मतलब आपको एक सेट तो दिया है किसका, तंबोला का, और दूसरा दिया है फीट का। तो ये दोनों का एक इंटरसेक्शन होगा कि दोनों जो लोग दोनों चीजें खेल रहे हैं, तो ये आपका तंबोला मान लो टी से और एफ से फीट मान लो। अब आपको दिया है कि 220 जो है वो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया आएगा। आपको पता ही है कि जो कॉमन एरिया आता है वो होता है इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों का, जैसे आपने हस्बैंड और डॉक्टर वाले में किया था कि जो दोनों हस्बैंड और डॉक्टर होंगे वो बीच के कॉमन इंटरसेक्शन, ऐसे जो दोनों तंबोला और फीट खेलेंगे वो बीच का इंटरसेक्शन। तो आपको दिया है कि जो टोटल फीट खेलने वाले हैं वो 320 हैं और टोटल तंबोला खेलने वाले कितने हैं, 350। तो सिर्फ फीट खेलने वाले कितने होंगे, 320 माइनस 220, क्योंकि ये तो जो है वो दोनों का है और सिर्फ ये वाला चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए तो माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 100। सिमिलरली आपको सिर्फ तंबोला खेलने वाले चाहिए, तो आप 350 में से माइनस कर दो 220, तो 2 आपका 3 और 1, तो ये आपका 130 आ जाएगा, है ना। सिर्फ जो आपके तंबोला खेलने वाले हैं वो हैं 130 लोग। अब आगे बात करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स द क्लब टोटल है। अब देखिए सिर्फ तंबोला खेलने वाले तो 130 हैं, दोनों खेलने वाले आपके 220 हैं, और जो सिर्फ फीट खेलने वाले हैं वो 100 हैं। तो टोटल मेंबर यही हो गया ना, ये वाला प्लस करोगे, ये वाला प्लस करोगे और ये वाला, तो इन तीनों को जब ऐड कर दोगे टोटल मेंबर आ जाएंगे। तो आप ऐड कर दीजिए इनको, वही आपका आंसर है। ये आपका आ जाएगा 450, जो ऑप्शन में नहीं है तो डी हो गया इसका आंसर, आपका 450 आंसर आता है। अगर आपको टोटल कभी भी निकालना है तो सबको इंडिविजुअली काउंट कर लो, क्योंकि अगर आप वैसे 350 और 320 को ऐड करोगे तो उसमें वो भी तो लोग हैं ना जो दोनों खेल रहे हैं, तो इंडिविजुअल तो नहीं है, तो सिर्फ आपने इंडिविजुअल निकाले कि जो सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ तंबोला ही खेल रहे हैं। फिर आपने इंडिविजुअल निकाले जो इंडिविजुअली सिर्फ फीट ही खेल रहे हैं, और फिर वो ऐसे लोग जो दोनों खेल रहे हैं, वो एक अलग हो गए, क्योंकि वो जो दोनों खेलने वाले हैं वो दोनों को खेल रहे हैं, वो सेपरेटली नहीं कर, वो नहीं हो रहे हैं। तो आपको इन तीनों को ऐड करने पर ही आएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल जितने क्लब में खेल रहे हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन है, ठीक है। एग्जामिनेशन दैट हैज 3 सेक्शंस, मतलब एक एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन है। वो उस एग्जाम को कुछ लोगों ने दिया। एग्जामिनेशन दैट हैज 3 सेक्शन वाज टेकन अप बाय सम स्टूडेंट, मतलब एग्जाम था उसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, मतलब कुछ भी होगा उन सेक्शंस में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो भी होगा पता नहीं, आगे देखते हैं। आउट ऑफ देम 33 स्टूडेंट क्लियर्ड कट ऑफ इन सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन वन का गोला बना लो। सेक्शन 1 अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्शन 1, ठीक है। इसको सेक्शन 1 मान लेते हैं हम। आप सेक्शन 1 का ये सेट है, ठीक है। इसमें कितने लोग थे टोटल, 33 जिन्होंने पास किया। 34 स्टूडेंट्स क्लियर्ड इन सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 को मान लो यहाँ पर सेक्शन 2, और इसमें कितने ने किया, 34 ने। अब आगे चलते हैं। एंड 32 क्लियर कट ऑफ इन सेक्शन 3। अभी इंटरसेक्शन पता नहीं है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो हटा देंगे, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन नहीं होगा कि तीनों करने वाला कोई नहीं होगा तो हटा देंगे उसको, ठीक है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। सेक्शन 3 में आपके आए टोटल 32। अब आगे चलते हैं। 10 स्टूडेंट क्लियर द कट ऑफ सेक्शन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को क्लियर करने वाले जो हैं, वो जो स्टूडेंट थे वो आपके पास हैं टोटल 10 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्या काम करते हैं कि जिन्होंने सिर्फ सेक्शन 1 और 2 को किया है, ओनली 1 एंड 2 जिसमें तीनों इंक्लूडेड ना हो, उसको आप मान लो ए, ठीक है। जिन्होंने सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 3 को किया है, सिर्फ सेक्शन 1 और 3 को, वो ये वाला पार्ट होगा, उसको आप मान लो ए मान लो, और इस वाले को मान लो आप बी, सॉरी इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ सेक्शन 2 और 3 को किया है, सिर्फ 2 और 3 को, वो ये वाला पार्ट होगा, उसको आप मान लो डी। और जिन्होंने, अगर तीनों का आता है इसमें तो, अगर नहीं आएगा तो फिर चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों का क्लियर कर लिया उसने 1 2 एंड 3 का, उसको सी मान लो। अब यहां तक आ जाओ। अब आगे इसने दिया था कि
10 स्टूडेंट क्लियर द कट ऑफ इन सेक्शन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में जिन्होंने किया है तो वो आपका कौन सा पार्ट होगा? 1 एंड 2 का पार्ट बी और सी वाला टोटल होगा ना, ठीक है कि नहीं बताओ? बी और सी का टोटल होगा ना 1 एंड 2 वाला, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने 1 एंड 2 दोनों क्लियर किया है, दोनों क्लियर, ओनली 1 एंड 2 नहीं, दोनों क्लियर किए हैं, वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 9 क्लियर द कट ऑफ इन सेक्शन 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 को देखो, 2 एंड 3 का ये है सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी 2 एंड 3 का, तो सी प्लस डी आपको दिया हुआ है कितना? 9। अब आगे दिया है 8 क्लियर कट ऑफ इन सेक्शन 1 एंड 3। अब आपको 1 एंड 3 का देख लो, 1 एंड 3 का आपका ये वाला है, जो ये वाला पार्ट है ए और सी, तो ए प्लस सी का कितना दिया था? 8। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु क्लियर्ड ईच सेक्शन अलोन वाज इक्वल एंड वाज 21। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक सेक्शन ही किया है, जैसे कि सिर्फ सेक्शन 1 किया हो वो 21 है, सिर्फ सेक्शन 2 किया हो वो भी 21 है, और सिर्फ सेक्शन 3 किया हो वो भी 21 है, ठीक है, ये क्लियर है। अब एक बात देखो, अगर मुझे ये निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी, ये जो एरिया है यहाँ का ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो उसको मैं क्या करूंगा? 33 में से 21 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ना, कि नहीं? 33 में से 21 माइनस कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना, तो 33 माइनस 21 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ जाएगा कितना? ए प्लस बी प्लस सी 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, सिमिलरली अगर आप निकालना चाहते हो बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ये वाला एरिया, तो 34 माइनस 21 इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आपका कितना आएगा? ये बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका 13 आ गया। सिमिलरली आप ये निकालना चाहते हो ए प्लस सी प्लस डी, तो ए प्लस सी प्लस डी ये आपका आ जाएगा 32 माइनस 21, जो कि आपका यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस सी प्लस डी 11 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको बी प्लस सी पता है, सी प्लस डी पता है, ए प्लस सी, पर इनको सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बी प्लस सी पता है आपको कितना है? 10 है, तो आपका ए कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पर जो है डी आपका क्या आ जाएगा? बी प्लस सी पता है, बी प्लस सी 10 है, तो डी कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। आपको ए प्लस सी पता है 8 है, ठीक है, ए प्लस डी पता है नहीं, ए प्लस सी बी प्लस सी, अब डी, डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपके पास ए आ गया और आपके पास डी आ गया, ठीक है। तो ए, एक मिनट, आपके पास ए आ चुका है, डी आ चुका है, तो ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसमें डाल दो, इससे आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाएगी आपके पास क्या? 6 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ऐसे ही, अब यहाँ पे आपके पास ए भी आ गया, सी भी आ गया, तो यहाँ पे डालोगे तो बी आ जाएगा, तो यहाँ से आप डालोगे ए को आप डालो 2 और बी को आप सी को डालो 6, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 फिर। तो आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, आपका सी इज इक्वल टू 6 और डी इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर दी, बस आंसर आता गया हमारे पास, क्योंकि देखो यहाँ देख, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल की फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे आपके पास a प्लस बी प्लस सी 12 आ गया था, आपके पास यहाँ b प्लस सी था पहले से ही, तो आपने b प्लस सी की वैल्यू डाली तो a की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 12 माइनस 10 करोगे 2 आ जाएगा, ऐसे आपने d निकाल लिया, b और c निकाल लिया पुट करके, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि c आपका 6 है, जिन्होंने तीनों सेक्शन पास करे। जिन्होंने सिर्फ सेक्शन आपका 1 एंड 2 पास किया वो बी है, वो है आपके पास कितना? 4 है। जिन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 पास किया वो है डी, जिसकी वैल्यू है 3। जिन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 पास किया वो है ए, जिसकी वैल्यू है 2 आपके पास। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके सारे वैल्यूज आ गए। हाउ मेनी क्लियर्ड ऑल 3 सेक्शन? कितनों ने सारे कर लिए? वो कौन है? सी है, जिसने सारे सेक्शन क्लियर करे, तो वो 6 है आपका आंसर सी का, क्योंकि सी की वैल्यू 6 है, ठीक है। हाउ मेनी क्लियर्ड ओनली वन ऑफ द 3 सेक्शन? हाउ मेनी क्लियर्ड ओनली वन ऑफ द 3? कोई कोई एक किया है तीनों में से, ठीक है, वो कौन है?
जो 21 वाले हैं सेक्शन, जिन्होंने ओनली वन किया, ओनली टू किया, ओनली थ्री किया, वो कितने लोग थे? वो 21 थे और 3 बारी थे, तो 21 × 3, 3 और 3 × 2 6, 63 लोग थे वो। अब अगला चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग द कट ऑफ इन वन और मोर सेक्शंस टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग द कट ऑफ इन सेक्शन वन अलोन। अब सेक्शन वन अलोन की कितनी है? सेक्शन वन अलोन की है 21, ठीक है। तो ये इसका रेशियो पूछ रहा है कि 21 के ऊपर, अब ये कह रहा है क्या क्या, कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग द कट ऑफ इन वन, जो इतने जिन्होंने सिर्फ वन में करी है, तो वो कितने हो गए? सेक्शन वन वाले 21, सेक्शन टू वाले 21, सेक्शन थ्री वाले 21। तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने की बजाय आप क्या करो, 21 × 3। फिर सिर्फ एक में करी, अब एक से ज्यादा में भी तो करी है इन्होंने, तो ये आपके पास आ गए 6 जिन्होंने तीनों में करी। फिर जिन्होंने दो में करी वो दो, फिर जिन्होंने दो में करी वो आपके बी वाले भी होंगे और डी वाले भी होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसने दो में करी ए में, डी ने भी दो में, बी ने भी दो में और सी ने तीनों में, तो ये भी आ गए यहाँ पे। तो आप इनको ऐड कर दो। अब ये आपका आ जाएगा 63 प्लस आपका 6 और 4 10 और 6, तो आपका 63 प्लस ये आ जाएगा यह 6 और 4 10 और तो 15, तो ये 5 आया, तो बाई 21, तो ये आपका आ जाएगा 8 और ये आपका 7, 78/21 इसका आंसर है ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत आसान आसान तरीके से आपको दिया गया, आप आराम से कर लोगे। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम चलेंगे नेटवर्क डायग्राम पे। इन इंडियन एथलेटिक स्क्वाड सेंट टू ओलंपिक्स 21 एथलीट्स वर इन द ट्राई triathlon team, 26 were in pentathlon team, 29 were in marathon, 14 athletes take part in triathlon and pentathlon, ठीक है, and 12 take part in marathon and triathlon, and 15 take part in pentathlon and marathon, and 8 take part in all three games, ठीक है। अब सारा का सारी दिया गया है आपको, तो आप बस बना लो, अब कुछ मत करो। जैसे कि आपको दिया गया था, पहली बात आप मान लो ये था आपका जो सिर्फ ट्रायथलॉन में लेते हैं पार्ट, ठीक है। वो कितने लोग हैं आपको पता है, वो है 21। फिर आपका था दूसरा जो आपके पेंटाथलॉन में पार्ट ले रहे हैं, वो हैं आपके टोटल 26 पीपल। और जो मैराथन में पार्ट ले रहे हैं, जो मैराथन में ले रहे हैं आपके, वो आपके दिए हुए हैं यहाँ पर मैराथन वाले पीपल, यू आर गिवन 29। फर्दर अब देखो वही वाला इसमें सेम कर लो कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रायथलॉन और पेंटाथलॉन में ले रहे हैं उसको आप ए मान लो, ठीक है। वही सिमिलर जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया। जो सिर्फ और सिर्फ मैराथन और ट्रायथलॉन में ले रहे हैं उसको आप बी मान लो। जो सिर्फ और सिर्फ पेंटाथलॉन और मैराथन में ले रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, उसको आप डी मान लो। जो तीनों में ले रहा है उसको सी मान लो। अब आपको क्या क्या दिया ये देख लो। 8 ये दिया हुआ है, 8 कैन टेक पार्ट इन ऑल थ्री, मतलब सी दिया हुआ है पहले से 8 है, ये तो 8 दिया हुआ है। जो तीनों में पार्ट ले रहा है वो ये वाला एरिया है, वो 8 है, वो दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। फर्दर आपको दिया है एक चीज कि 14 एथलीट कैन टेक पार्ट इन ट्रायथलॉन एंड पेंटाथलॉन। तो ट्रायथलॉन पेंटाथलॉन का ये टोटल एरिया है ना, ये वाला मतलब ए प्लस सी का। तो ए प्लस सी आपको पहले से दिया हुआ था, ए प्लस सी दिया 14, तो सिर्फ ए कितना आ जाएगा, 14 में से 8 माइनस कर दो, आपका 6 आ जाएगा, ए 6 आ गया। सिमिलरली फिर दिया 12 कैन टेक पार्ट इन मैराथन एंड ट्रायथलॉन। तो ट्रायथलॉन प्लस मैराथन का है बी प्लस सी, ट्रायथलॉन प्लस मैराथन का है बी प्लस सी। सी आपको दिया हुआ है 8 पहले से और ये 12 है, तो 12 में से 8 माइनस कर दोगे तो आपका बी आ जाएगा, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। सिमिलरली आपका जो पेंटाथलॉन और सिर्फ मैराथन में ले रहे हैं वो है सी प्लस डी, ये वाला एरिया। सी आपको दिया हुआ है 8 और वो 15 है, तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना आपको, आपके पास ये सब दिया हुआ है। अब आप सिर्फ और सिर्फ जो ओनली ट्रायथलॉन में ले रहे हैं वो निकाल लो। ओनली ट्रायथलॉन में निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 21 में से माइनस कर देना है ये 6 + 4 + 8, ये 21 में से माइनस कर दो, तो आज का आ जाएगा 10 + 8 18 - 21 3 आ जाएगा। तो सिर्फ जो ट्रायथलॉन में ले रहे हैं वो इतने, सिर्फ पेंटाथलॉन में ले रहे हैं उसमें माइनस कर दो a + c + d, तो 6 + 8 + 7 जो आपका आ जाएगा 15 और 6 21, 26 - 21, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो जो सिर्फ पेंटाथलॉन में ले रहे हैं सिर्फ वो 5 है। जो सिर्फ मैराथन में ले रहे हैं उसके लिए कर दो क्या आप 29 - b + c + d,
तो ये आपका आ जाएगा 29 माइनस 8 प्लस 7 प्लस 4, इसको माइनस कर दो। 29 माइनस आपका, देखो 7 प्लस 4 11 और 8, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 19, 29 माइनस 19 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल। अब जितने प्लेयर टोटल कितने हैं, वो जो इंडिविजुअल पार्ट ले रहे हैं और जिन्होंने दो दो में लिया है उसको ऐड कर दो बस। ठीक है, मतलब आपका जो टोटल प्लेयर है वो आ जाएंगे क्या, जो इंडिविजुअली जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रायथलॉन में लिया 3, जिन्होंने आपका पेंटाथलॉन और ट्रायथलॉन दोनों में लिया वो 6, फिर जिन्होंने तीनों में लिया वो 8, फिर जिन्होंने सिर्फ आपका ट्रायथलॉन और मैराथन में लिया वो आपके 4, सिर्फ मैराथन वाले 4, फिर वो सॉरी 10, फिर आपके आ गया कि जिसने पेंटाथलॉन और मैराथन में लिया वो 7, प्लस जिसने आपके सिर्फ पेंटाथलॉन में लिया वो वाला, तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस आपका 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10। तो ये आप इसको ऐड करोगे आपके पास आ गया 43। तो टोटल जो बंदे आदमी जिन्होंने टोटल ओवरऑल पार्ट लिया 43 है। हाउ मेनी वर इन द मैराथन टीम ओनली। मैराथन टीम में सिर्फ कितने हैं, 10 आ गए यहाँ पे, तो ये आ गया। अब ये सॉल्व हो गया, बड़ा आसान है। अब नेटवर्क डायग्राम के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क डायग्राम में कुछ नहीं होता है, नेटवर्क डायग्राम बड़ा आसान है। इसमें आपको एक चीज कंसीडर करनी होती है बस, कि इसमें ना कोई एक वर्क हो रहा है, उसका फ्लो दिया होता है। कि जैसे समझ लीजिए कोई सामान था, एक स्टेशन ये था स्टेशन 1, ठीक है। अब ये सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेशन 2 को और 3 को, ठीक है। और फिर 2 से ये सामान 4 पे जा रहा है, और 4 और 3 से भी 4 पे जा रहा है, और फिर 4 से स्टेशन 5 पे जाता है सामान, ठीक है। तो कुछ सामान ना स्टेशन 1 से निकलता है, और ये जो लोड ले जाने की कैपेसिटी है इन लाइंस की कुछ दी होगी आपको कि कितना ला जा सकता है। फिर कुछ जो सामान गया स्टेशन 1 से 2 की तरफ, वो 2 पे कुछ कंज्यूम हो जाएगा, और 2 पे कंज्यूम होने के बाद फिर वो 4 पे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही 1 से फिर 3 पे जा रहा है कोई सामान, वो 3 पे कुछ कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ 3 पे कुछ वो सामान कंज्यूम होगा, और फिर वो सामान आगे 4 पे जाएगा। अब 2 और 3 से जो सामान आ रहा है वो 4 पे कंज्यूम होगा कुछ ना कुछ, और फिर वो 5 पे जाएगा। तो ऐसे ही एक साइकिल सा दिया होता है, उसको आपको लेकर ये करना होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है, आराम से लेते हैं, बहुत प्यार से। The following sketch shows the pipelines carrying material from one location to another. ये जो arrows है ना, ये pipeline है। Each location has demand for material. ये जो लोकेशन है अवंती, वैशाली, मथुरा, जहांपुर, वैदिशी, इनकी ना जो कि इन पे सामान आ रहा है, वो कोई जैसे अभी बताया कि स्टेशन 1 से 2 पे जा रहा था आपको, तो वैसे ही अवंती से वैशाली, अवंती से विदिशी, वैशाली से मथुरा, विदिशी से मथुरा जा रहा है, मथुरा से जहांपुर जा रहा है। तो कुछ सामान जा रहा है और इन स्टेशन की खुद के कुछ डिमांड है। द डिमांड एट वैशाली इज 400, मतलब वैशाली पे डिमांड है 400 आपकी। एट मथुरा इज 400, मथुरा पे 400 है। जहांपुर पे 700 है, ठीक है। एंड एट विदिशी इज 200, विदिशी पे 200 की रिक्वायरमेंट है। ईच एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फ्लो, मतलब जो एरो है वो पाइप्स हैं थ्रू द पाइपलाइन। द फ्लो फ्रॉम वैशाली टू मथुरा इज 300, जो वैशाली से मथुरा की तरफ फ्लो जा रहा है वो 300 है। मतलब जो वैशाली से मथुरा की तरफ, यानी ये जो वैशाली है, इससे जो मथुरा की तरफ पाइपलाइन जा रही है वो सिर्फ 300 यूनिट सामान ले जा सकती है। या ऐसे कर लो, याद रखो, द क्वांटिटी ऑफ मटीरियल, the quantity of material flows in such that the demand at all location are exactly met and the capacity of each pipeline is 1000। मतलब जो हर कैपेसिटी की पाइपलाइन है ना, उस जो हर एक पाइपलाइन है उसकी कैपेसिटी आपकी कितनी है, सिर्फ 100 यूनिट ले जा सकती है वो, ठीक है। तो जैसे अवंती से जो वैशाली सामान ले जा रही है ये वाली पाइपलाइन, ये सिर्फ 1000 यूनिट सामान ले जा सकती है। ऐसी जो अवंती से विदिशी आपकी पाइपलाइन जा रही है, ये भी आपकी कितनी ले जा सकती है, सिर्फ 1000 यूनिट, ठीक है। इसको याद रखना है। अब अब जरूरी नहीं है कि हर पाइपलाइन पे अगर 1000 यूनिट ले जा सकती है तो उतनी ही ले जा रही होगी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ले जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आपको ये चाहिए कि जो ये जहांपुर है ना, जहांपुर जो आपको दिया है इस पे 700 यूनिट सामान आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये मथुरा से जहांपुर पाइपलाइन जा रही है, इसके अंदर 700 यूनिट सामान जाना चाहिए। यहां तक हो गया। अब जितना भी सामान मथुरा में आया, समझ लीजिए जितना भी सामान मथुरा पे आया, उसमें से मथुरा ने 400 यूनिट ले लिया और बाकी 700 आगे गया। तो मतलब मथुरा पे सामान आया कितना होगा, मतलब आया होगा 400 प्लस 700,
तो यहाँ पे 1000 सामान आया होगा मथुरा पे, मतलब कि मथुरा ने 400 कंज्यूम कर लिया और आगे 700 जा रहा है जहांपुर पे, तो इसका मतलब मथुरा के पास टोटल जो सामान आया होगा वो आया होगा आपका 400 प्लस 700, यानी कि 1100 यूनिट्स का सामान आया होगा। अब एक पाइपलाइन तो सिर्फ ले जा सकती है कितना, आपका एक पाइपलाइन जो है वो 1000 यूनिट ले जा सकती है, और वैशाली से मथुरा वाली पाइपलाइन वो कह रहा है कि सिर्फ 300 ही ले जा रही है। तो बाकी जो बचा हुआ अब होना, पहुंचना चाहिए मथुरा पे कितना सामान, 1100। अगर 1100 पहुंचेगा तभी तो वो 700 आगे भेजेगा और 400 रखेगा ना। तो और वैशाली और मथुरा के बीच में सिर्फ 300 जा रहा है, तो मतलब ये विदिशी से जो मथुरा की पाइपलाइन है इसमें बचा हुआ जो 1100 में से 300 माइनस कर दोगे तो आपका 800 आ जाएगा। तो ये बचा हुआ 800 यूनिट का जो है ये विदिशी से मथुरा वाली पाइपलाइन ले जा रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो विदिशी पे कुछ सामान आया होगा तो इसने 200 यूनिट रख लिया, ठीक है। और अवंती से विदिशी कितना सामान आ सकता है मैक्सिमम हर पाइप से, 1000 यूनिट। तो मतलब 1000 यूनिट आया होगा अवंती से विदिशी पे, जिसमें से इसने 200 यूनिट रख लिया और 800 आगे भेज दिया मथुरा की तरफ। अब आगे चलते हैं। अब वैशाली ने अपने पास जो है 400 यूनिट सामान रख लिया, वैशाली ने 400 यूनिट सामान अपने पास रख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो उसने 300 आगे भेजा, तो उसके पास कितना आया होगा, जब उसके पास 700 आएगा तभी तो 400 रख के 300 भेजेगा ना। तो इसका मतलब जो अवंती से वैशाली के बीच में पाइपलाइन थी उसने 700 यूनिट का ही सामान भेजा, जिसमें से वैशाली ने 400 रख लिया और 300 आगे भेज दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस अब आपने सारा सॉल्व कर लिया है, तो आप इसमें लिखते जाओ। व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल इन द अवंती विदिशी पाइपलाइन। अवंती विदिशी पाइपलाइन में फ्री कितनी कैपेसिटी बची, नहीं बिल्कुल भी नहीं बची, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1000 ही ले जा रही है, जिसमें से 200 तो विदेशी रख ले रही है, ले रहा है, और आगे चले जा रहा है फिर 800 यूनिट मथुरा की तरफ, तो जीरो जीरो आएगा। बिल्कुल भी कैपेसिटी खाली नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी इसको जरूरत है 1000 की, तभी तो ये 200 रोक के आगे 800 दे पाएगा, क्योंकि मथुरा पे आगे 800 पहुंचानी है। व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल फ्रॉम अवंती टू वैशाली। अवंती टू वैशाली के जो पाइपलाइन है, अवंती टू वैशाली की जो पाइपलाइन है उसमें फ्री कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है, ये पूछ रहा है अभी। फ्री कैपेसिटी है आपकी 300 यूनिट की। क्यों, क्योंकि 400 तो वैशाली रख रहा है और आपकी उसके बाद 300 अवेलेबल है, एक्स्ट्रा जा रही है 300, तभी तो वो इस वाली पाइपलाइन से फ्लो कर रही है वैशाली से मथुरा के बीच में, ठीक है। क्योंकि 400 वैशाली रख रहा है तो 700 उसमें जा रही है, 700 माइनस 400 इज इक्वल टू 300 अवेलेबल है खाली कैपेसिटी। अब आगे चलते हैं। तो क्वांटिटी मूव फ्रॉम अवंती टू विदिशी, अवंती से विदिशी कितनी क्वांटिटी जा रही है, 1000। देखो यहाँ पे 1000 जा रही है, खत्म। अब आगे चलते हैं ऐसी। अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को देखो आपको बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हल्का सा डिफिकल्ट साइड पे है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। In an ancient game of playing the numbers on a tree branch, a sequence of numbers is provided to an individual participant, and he is then asked to place the numbers in the branches of a hanging tree, with the first number forming the topmost node of the tree, and this node is called the root of the tree. And the subsequent numbers are placed in the left of subtree if the number is smaller than the number at the root, or in the right subtree if the number is greater than the रूट इन द नंबर इन द रूट। ये ऐसे कह रहा है जैसे कुछ नंबर्स दिए होंगे, समझ लीजिए आपके ऐसे दिए हैं जैसे 5 6 10 12 ऐसे कुछ नंबर दिए हैं। तो ये कह रहा है जिस नंबर से स्टार्ट होगा तो वो तो स्टार्टिंग की नोड बन जाएगी, उसके बाद नीचे की ब्रांचेस में नंबर्स लगाने हैं। तो अगर ये कहता है अगर नंबर जो यहाँ दिया है उससे छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, और अगर उससे बड़ा है तो राइट में आएगा, बस ये यही कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। A node A node is denoted by an oval and has to include number in it. Each node at a level can be viewed as a tree itself, and the same rule applies to it as well. अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना, जो ऊपर वाली नोड थी जिसमें नंबर था उसी को आप एक वो ट्री कंसीडर कर लोगे पुराने वाला, ठीक है, और वो सेम सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। every node if a in for every node if a number is greater than the number at the node, then it must be in the node to its right. For every node the number is greater than the number at the node, अगर every node में जो नंबर है वो
जो उस नंबर लिखा हुआ है उस नोड के अंदर उससे बड़ा है तो वो राइट में आ जाएगा। देन इट मस्ट बी इन द नोड टू इट्स राइट। इफ द नंबर में स्मॉलर देन एट द नोड एंड इट मस्ट बी इन द नोड टू द लेफ्ट। अगर छोटा नंबर है तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा नंबर है राइट में जाएगा। ठीक है। न्यू नंबर्स मस्ट ओबे द रूल्स of all node itself. Numbers shall not repeat themselves in the nodes, and in a case number appears which has already appeared earlier in the tree, it has to be placed on the right most of the position. अगर जो नंबर पहले से आ चुका है फिर से आ रहा है तो उसको राइट मोस्ट पोजीशन पे ले जाके रख देना है, बस यही कह रहा है। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, समझ लीजिए आपके पास कुछ नंबर हैं और आपको ट्री पे लगाने हैं, तो जो सबसे पहला आपके पास नंबर है सबसे ऊपर वाली जगह पे लगेगा ट्री में। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जितनी ब्रांचेस उसमें लगते जाएगा। तो अगर जो सबसे ऊपर नंबर था अगर उससे कोई छोटा नंबर आ रहा है तो वो लेफ्ट वाली ब्रांच में लगेगा ट्री की, और उससे बड़ा आ रहा है तो राइट वाली ब्रांच पे। फिर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है और जिस नंबर पे आप हो अगर वो नंबर उससे छोटा है तो जो लेफ्ट वाली नोड है वो वहां पहुंच जाएगा, और अगर वो उससे बड़ा है तो फिर उसी के नीचे एक और नोड बना देंगे। ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा पैटर्न। जैसे यहां देख लो कि 36, 28, 60, 92, 8 और 44। देखो अबे शुरू हुआ 36 से, अगला नंबर है 28, तो इससे छोटा है तो ये लेफ्ट में चले गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास यहां पर पहुंच गए आप 28 पे, पर ये नंबर था क्या 60, जो इससे बड़ा है तो ये यहां पर आएगा। ठीक है। अब 60 पे थे आप, अब 60 पे हो आप, तो अब 92 आ रहा है आपके पास, 92 60 से बड़ा है तो ये राइट में आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला नंबर है 8, तो आप सेम नोड पे हो अभी, तो अभी आप सेम नोड पे ही हो ना, यहाँ वाली पे 60 वाली पे ही थे ना अभी आप, सेम पे ही हो। तो अब आपके पास 8 आ रहा है तो आप इसको 28 वाले के लेफ्ट में डालोगे यहाँ पर, क्योंकि वो 60 वाला बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जो यहाँ वाला था उससे भी छोटा है, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अगर वो इस वाले अगर 28 से बड़ा होता तो यहाँ के लेफ्ट में ला देते। अगर 20 जो 8 है ना, अगर ये 28 से बड़ा होता तो ये और 60 से छोटा होता तो 60 के लेफ्ट में आ जाता यहाँ पर क्योंकि ये 28 से भी छोटा है तो 28 से भी छोटा है तो 28 के लेफ्ट में आएगा ये। ठीक है। अब 44 आता है अगला नंबर, ये जो है ये 60 से छोटा है और 28 से बड़ा है, तो ये 60 के लेफ्ट नोड में आ जाएगा। ये करना है इसके अंदर, समझ गए अब। गिवन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन एन एम्प्टी ट्री, fill the numbers in the appropriate nodes, the sequence in the order and starts from 56। अभी आपके पास दिया हुआ है, इसका आपको खुद बनाना है। अब शुरू कर देते हैं हम बनाना। नंबर्स को देखते जाओ, बनाते रहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं नंबर्स के लिए। यहाँ नोड बनाना शुरू करते हैं, जैसे कि आपने शुरू किया। पहला नंबर था 56, आपके पास 56 था, 56 बनाओ। अब अगला देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 56 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। अगला है 60, तो 60 56 से बड़ा है तो राइट में आएगा, है ना, याद रखना इस चीज को। अब अगला है 16, तो 16 क्या है 56 से। देखो अब अगर इससे भी छोटा है ना तो यहाँ आ रहा है, अगर सिर्फ उससे बड़ा होता और इससे छोटा होता, उससे इस 56 से बड़ा होता और इससे छोटा तो होता तो यहाँ आ जाता। पर हो क्या रहा है कि वो 56 से भी छोटा है और 60 से छोटा है ही, तो इसीलिए जो 16 है वो यहाँ आ रहा है। अब इसमें क्या है कि जो ये पहला आता है इसको आप लेवल 1 मानते हो, जो पहली नोड आ रही है यहाँ पे भी लिखा है लेवल 1, क्योंकि यहाँ लेवल 1 लिखा है देखो, और ये लेवल 0 है, ये याद रखना है अब आपने। अब अगला चलते हैं। अगला आप आ जाइए, 36 आ रहा है। अब देखो 36 जो है वो 60 से तो छोटा है, ठीक है, पर 16 से बड़ा है। 60 से छोटा है पर 16 से बड़ा है, तो 16 के कहाँ जाएगा, राइट में 36। ठीक है। अब अगला चलते हैं, 28 है। अब अगला है आपका 28। अब यहाँ आ जाओ, देखो अब जो यहाँ पे आपने पहले से फिल कर दिया है, अब आप ये सेकंड लेवल पे आप यहाँ से आपका सेकंड लेवल का ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है काम। देखिए अब आपका अगला नंबर है क्या 28। अब ये 60 से छोटा है, 16 से बड़ा है, और 36 जो पहले से था उससे भी छोटा है, तो यहाँ 28 यहाँ आएगा इसका मतलब, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ तो लेफ्ट में आ नहीं सकता और राइट में 36 पहले से है, तो यहाँ 28 के लेफ्ट में पहुंच जाएगा, वो 36 के लेफ्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब अगला है 72। अब आप देखो कि 36 से बड़ा है 72 और 60 से भी बड़ा है, और तो यहाँ पे आएगा 72 अब। ठीक है। क्या करते हैं कि पहले नोड्स कंपैरिजन में जाते हैं कि अगर इससे तो बहुत ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है तो इसके यहाँ राइट में आएगा मतलब। ठीक है। अब अगले नंबर पे चलो। अगला नंबर है आपका
क्या 12 है, 12 है। अब आप देखो, अब 12 को डालोगे तो वो 36 से छोटा है और 16 से भी छोटा है, तो 16 के लेफ्ट में नोड खाली है तो वो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपके पास है 20 अगला, तो 20 60 वाले में तो जाएगा नहीं क्योंकि 60 से तो बहुत ही छोटा है वो, और उससे छोटा आपके पास 36, और मतलब उससे बड़ा 36 है, तो 36 वाली इस लेन में उसको कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब 36 से छोटा है वो, ठीक है, 12 से बड़ा है, तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि ये नोड यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। और वो 28 के बाद आ रहा है, तो 28 से क्या है, वो छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, अब आपका आता है अगला 64। ठीक है, अब वो 64 आ रहा है, तो वो 72 से क्या आएगा, 60 से तो बड़ा है, तो यहाँ तो इधर तो आप 72 पहले से आ रखा है इसके राइट में, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो 72 के लेफ्ट में आ जाएगा क्या, 64। अब आपका अगला आता है कौन सा नंबर, अगला नंबर है आपका 16, जो कि 20 से छोटा है, तो 16 आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपका फिर से 80 है, तो 80 कहाँ आएगा, 64 तो 70 के तो अभी राइट में एक रो नोड खाली पड़ी है, तो अभी तो 80 यहाँ आ सकता है फिलहाल। ठीक है, अगला आपके पास है क्या, अगला आपके पास है नंबर 68। अब देखो, जो 72 है उसका लेफ्ट भरा हुआ है पहले से, और 60 के राइट में 72 पहले से, तो 64 अभी खाली है, तो 64 के आपके राइट में जो है वो 68 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले को पहले भरेंगे, लेफ्ट वाले को पहले भरेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके लेफ्ट में जो आएगा। अब आगे चलते हैं, आगे आपका दिया है क्या, 56 जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसको अभी राइट मोस्ट में डालना होगा। पर अब आप देखो आगे की तरफ चलते हैं जरा हम, आगे था 20 फिर से, तो इस वाले के राइट मोस्ट में डाल दो, तो ये 20 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 20 रिपीट हो रहा है। अब 56 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो देखो इसके राइट में यहाँ पर 60 है पहले से। ठीक है, यहाँ 60 है इसके राइट, अगर यहाँ की वैल्यू को देखोगे तो यहाँ राइट में पहले से ये इसका लेफ्ट का एरिया अभी खाली है 60 का, क्योंकि आगे नहीं आ पा रहा था, कुछ भी नहीं हम फिल कर पा रहे थे। और 60 के जो राइट है वहाँ 72 पहले से है, वहाँ तो आ नहीं सकता वो। तो 60 के जो, तो इस वाले को कंसीडर करने की, अगर आप कंसीडर करोगे तो क्योंकि राइट मोस्ट में डालना है, तो 56 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को आप। तो अब आपका ये आपका लेवल 2 हो गया, और ये आपका यहाँ लेवल 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द नंबर्स एट लेवल 2। लेवल 2 पे कौन कौन से नंबर हैं, देखो लेवल 2 पे हैं आपके नंबर 12 है, लेवल 2 पे 36 है, 56 है और 72 है। तो 12 36 56 72 कहाँ है, यहाँ पर है सी में। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स एट लेवल 3। लेवल 3 के नंबर्स का सम क्या होगा, लेवल 3 पे है 28 64 और 80। ठीक है, और ये 36 भी जो रिपीट हुआ था आपका, ये भूल गए हम डालना है, 36 भी आएगा यहाँ, जो रिपीट हुआ है इसको राइट में उसमें डालोगे ना, तो 36 भी आएगा। तो ये आपके पास लेवल 3 पे जो नंबर्स हैं उनका सम होगा 28 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 80। तो अब इसको ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा ये 64, आपका 64 प्लस 6 आ जाएगा 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 20 200 प्लस 8 208। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नोड्स आर देयर एट लेवल 4। लेवल 4 पे आ जाओ अब आप, लेवल 4 ये है आपका लेवल 4, तो इस पे दो नोड्स हैं, एक 68 की एक 20 की, तो दो ही हैं, इसका आंसर है 2D। अब इसी के साथ ये आपका ये खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो PYQ आ रखे हैं वो लेंगे। अब ये 2024 का एक PYQ है, वो देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है, 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 50% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। अब देखो ये उल्टा दिया है कि यहाँ पे पास का दिया है और इंटरसेक्शन दे दिया फेल का। तो आप कुछ मत करो, अगर 80% इंग्लिश में पास हो रहे थे वो, तो फेल कितने हुए 20%। तो आपके इंग्लिश के फेल का सर्कल सेट बना लो, इंग्लिश के फेल का सेट आ गया ये ई, जो आपके पास है 20% पहले से। अब आगे देखो 70% पास इन हिंदी, तो हिंदी में अगर 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 100 माइनस 70 यानी कि 30।
मतलब 30% हिंदी में फेल हो गए। हमने ये उल्टा इसलिए किया क्योंकि हमें उल्टा दिया है कि जो दोनों में फेल हो रहे हैं 50% फेल्ड इन बोथ, तो हमें इंटरसेक्शन दोनों के फेल होने का दिया है 15% यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने फेल वाला कंसीडर किया। अब देखो एक बात कि 15% तो दोनों में फेल हो रहे हैं और जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं वो 20 हैं, तो सिर्फ जो ओनली इंग्लिश में फेल हो रहे होंगे, ओनली इंग्लिश, ठीक है, वो 5% आ जाएंगे ना। 20 माइनस 15 5%। जो सिर्फ ओनली हिंदी में फेल हो रहे होंगे वो आपके आ जाएंगे 15%, 30 माइनस 15। ठीक है, क्योंकि जो दोनों में फेल हो रहे हैं 15 है और जो इंग्लिश में ओवरऑल हो रहे हैं 20 है, तो ओनली इंग्लिश में आ जाएंगे कितने, 5%, ओनली हिंदी में 15%। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन सब्जेक्ट में एक तो इंग्लिश वाले में होंगे जो 5% है, और दूसरा हो जाएंगे हिंदी वाले में जो 15% है। तो 15 प्लस 5 20%, तो आपका आंसर बी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, एक और पीवाईक्यू जो आ रखा है। यह 75, ये एक है आपके पास, इन अ पार्टी 75% टुक टी, ठीक है, 60% टुक कॉफी, 15% टुक बोथ कॉफी एंड टी। ठीक है, ये यहाँ तक तो कर ही लो पहले कि एक पार्टी थी जिसके अंदर चाय थी, टी, और दूसरी कॉफी थी। तो कॉफी और टी का इंटरसेक्शन तो दिया ही हुआ है आपको, COFF टी कितनों ने ली, 75 ने, और कॉफी कितनों ने ली भाई, यहाँ पे 60 लोगों ने ले ली कॉफी आपकी, 60 पीपल। आगे देखो, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी, तो ये 15 हो गया जिन्होंने दोनों चीजें ली आपकी। ठीक है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, जो भी मिल्क ले रहा है वो टी नहीं लेगा। ठीक है, तो कॉफी ले सकता है वो, है ना, तो कॉफी और मिल्क का यहाँ लगा लो। कॉफी तो ले सकता है, ऐसा दिया नहीं कि कॉफी नहीं लेगा। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, हर आदमी एक ड्रिंक तो लेता ही है। ठीक है, अब देखो, जो बोथ टी एंड कॉफी ले रहे हैं, ठीक है, बोथ टी एंड कॉफी जो लोग ले रहे हैं यहाँ पे आपके पास, वो 15 है, तो सिर्फ ओनली टी वाले कितने आएंगे, 75 माइनस 15, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 60 लोग, इजंट इट। और जो ओनली कॉफी ले रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी ले रहे हैं, वो आ जाएंगे 60 माइनस 15 यानी कि 45। ठीक है, और जो सिर्फ ओनली मिल्क ले रहे हैं ना, ओनली मिल्क, आप इसको y मान लीजिए। इज इट ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो एक चीज हम देखते हैं कि ये जो लोग कॉफी ले रहे थे वो 60 थे, ठीक है, तो जो ये 45 है ना, जो ये वो होगा कि जो कॉफी और मिल्क वाला भी आएगा यहाँ पे, ये एक यहाँ मिल्क वाला भी आएगा। ठीक है, ये 45 जो है ये आपका कॉफी के साथ साथ जो मिल्क वाले लोग हैं कुछ, वो भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 50%, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, ये पूछता है ये कितने लोगों ने पार्टी अटेंड करी। तो कितने लोगों ने पार्टी अटेंड करी वो ऐसे आएगा मेरे पास, मैं आपको 60 को ऐड कर दूं, 15 को ऐड कर दूं, फिर ये जो यहाँ पे समझ लीजिए जिन्होंने दोनों चीजें ली, एक्स प्लस वाई, एक्स मतलब मिल्क और कॉफी दोनों लिया उनको, और 40, ये फिर आपके पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा ये। मतलब आपके अगर आप 60 को ऐड कर दोगे, आप 45 माइनस एक्स को ऐड कर दोगे, फिर एक्स को ऐड कर दोगे, फिर वाई को, तो टोटल जो लोग आएंगे पार्टी में वो होंगे, टोटल पीपल जो पार्टी में आए होंगे 60 प्लस 15 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, जिन्होंने बोथ ये कॉफी प्लस मिल्क दोनों चीजें ली वो हैं ये एक्स लोग, और जिन्होंने ओनली मिल्क लिया वो थे मेरे वाई आदमी। तो आप इनको देख लीजिए, ये होंगे 60 प्लस 15 प्लस ये एक्स एक्स तो गायब हो जाएगा, प्लस 45 प्लस वाई। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा ये 5 5 10, और ये आपका था पहले से क्या, ये आपका 50 60 120 प्लस वाई, 120 प्लस वाई टोटल। अब ये कह रहा है 50% टुक मिल्क, 50% टुक मिल्क, तो इससे आ जाएगा, ये नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सिर्फ मिल्क वाला आ जाए तो वो हो जाएगा आपके पास 50% टुक मिल्क का मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है। तो ना तो मुझे y पता है ना मुझे x पता है, तो मैं बता ही नहीं सकता, तो इसलिए स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं आ पाएगा। आप समझ रहे हो
कि जिन्होंने कॉफी और मिल्क ली वो भी एक्स है, और ओनली मिल्क लिया वो वाई है। तो मतलब जो टोटल पर्सन होंगे जिन्होंने दूध लिया वो हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, तो वो 50 दिया हुआ है बस स्टेटमेंट वन के हिसाब से। पर ना तो मुझे एक्स पता है ना वाई पता है, तो स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं निकलेगा। अब अगला देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 times द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। तो इससे निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। देखिए ये ऐसे कह रहा है कि जो टोटल लोग आए पार्टी में वो आपके थे 120 प्लस वाई। अब आगे कहता है द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 times द नंबर ऑफ पीपल हु टुक ओनली मिल्क है वाई वाला, तो 5y। तो अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ना ये मेरे पास 120 इज इक्वल टू आपका 5y माइनस वाई। ये y सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा कि जिन्होंने सिर्फ मिल्क लिया वो आ जाएगा इससे, और सिर्फ मिल्क लिया तो फिर अब बाकी का सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टोटल परसेंट फिर y की वैल्यू निकल जाएगी, और 120 प्लस वाई कर दोगे तो टोटल पीपल आ जाएंगे जिन्होंने पार्टी अटेंड करी। तो स्टेटमेंट टू से आंसर आ सकता है, वन से नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, ये ठीक है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट, गलत। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट, मे बी गलत। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, ये गलत है। टू से आपका स्टेटमेंट का आंसर निकल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो है नेटवर्क वाला और वेन डायग्राम का कंसेप्ट खत्म होता है। इससे अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल और बहुत आसान है ये, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आपको कल इसका एक प्रैक्टिस टेस्ट दे देंगे, कंबाइंड प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें और भी रीजनिंग के सब्जेक्ट्स डाल देंगे और ये भी डाल देंगे। तो विद दिस वी वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव आपको भी हेल्प कर रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। इस इनिशिएटिव के थ्रू आप बहुत जल्दी सी सैट को कर लोगे। अगर आप सिर्फ इसमें पीवाईक्यू के एक पूरा का पूरा वो दिया हुआ है प्लेलिस्ट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन है, और फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है वो अलग से, अगर आप वो दो भी पूरी कर लोगे ना, आपका 100% सी सेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कॉम्प्रिहेंशन भी दिया जा रहा है। तो ये आप खुद भी अच्छे से करो और दूसरों को भी बोलो ये करने के लिए, क्योंकि सी सेट क्लियर करने का तरीका वो ही है कि आप अगर और अच्छे से रिवाइज कर लो। और आपको और हेल्प करने के लिए हमने जो बाकी जीएस के सब्जेक्ट है उसमें पीवाईक्यू और करंट अफेयर को लिंक करके क्वेश्चंस बनाए हैं रिवीजन के लिए आपके। आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखिए, और अगर आपको नहीं वो अटेम्प्ट होते हैं तो वीडियो सोल्यूशन से उसको चेक कर सकते हैं। तो विद दिस वी वुड लाइक टू एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।